हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में। दिस इज पार्ट 2 ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को पूरी तरीके से कवर किया था। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक से जो 90% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात तो क्लियर हो चुकी है यार, ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी तरीके से हमें वो चीज नहीं दे पाई पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो हमें चाहिए थी। ठीक है, उसके अपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकल कर आए हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस की वजह से पॉलिटिकल साइंस एक प्योर साइंस नहीं लगती है। ठीक है ना, उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज डाल दी ट्रेडिशनल अप्रोचेस ने। ट्रेडिशनल अप्रोचेस नॉर्मेटिविज्म पे बेस्ड थी। ठीक है, वैल्यू लेडन थी, वैल्यूज की बात करती थी। तो अब नॉर्मेटिविज्म को एम्पिरिसिज्म से बेस्ड करने की बात आने लगी। ठीक है, मतलब कि नॉर्मेटिविज्म को रिप्लेस करो एम्पिरिसिज्म से। व्हाट इज एम्पिरिसिज्म? एम्पिरिसिज्म इज सेंस एक्सपीरियंस बेसिस। ठीक है ना, जो सेंस करके अपने 5 सेंसेस से जो चीजें आप फील करते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो, उस पे बेस्ड अप्रोचेस आनी चाहिए। उस पे बेस्ड अप्रोचेस कौन सी है? मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, सो फॉर द प्रॉपर प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें मॉडर्न अप्रोचेस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, मैंने क्या कहा? प्रॉपर प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यार, आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोचेस वैल्यू लेडन थी। ठीक है ना, वैल्यूज की बात करती थी, नॉर्म्स की बात करती थी, नॉर्मेटिविज्म वहां पे ऑपरेट करता था। मॉडर्न अप्रोचेस फैक्ट लेडन है। ठीक है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। एम्पिरिसिज्म यहां पर ऑपरेट करता है। एक टेबल बना लो फटाफट और वहां पे ऐसे करके लिख दो जैसे मैं बता रही हूं, पॉइंट वाइज। ठीक है, मॉडर्न अप्रोचेस आर साइंटिफिक एंड रिवॉल्यूशनरी इन नेचर। ठीक है ना, मॉडर्न अप्रोचेस काफी ज्यादा साइंटिफिक है और रिवॉल्यूशनरी, एक तरह का रिवॉल्यूशन लेकर आई है पॉलिटिकल साइंस में। जो मॉडर्न अप्रोचेस है वो आपको पॉलिटिक्स का रियल कैरेक्टर दिखाती हैं। पॉलिटिक्स एज इट इज क्या है, ठीक है ना, बिना कोई आइडियल कॉन्सेप्ट उसमें डाले, बिना कोई स्पेक्यूलेशन उसमें ऐड किए, मॉडर्न अप्रोचेस एज इट इज आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। वेरस जब हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात कर रहे थे तो हम वहां पे देख रहे थे काफी सारी चीजें, काफी आइडियल कॉन्सेप्ट, मनगढ़ंत बातें भी उसमें डाल दी गई हैं, जिस वजह से पॉलिटिकल साइंस का रियल कैरेक्टर क्या है वो हमें नहीं पता चल रहा था। वहां पे ऑथर्स ने, राइटर्स ने या पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने अपने व्यूज काफी ज्यादा डाल दिए थे। ठीक है ना, जो कि एक आइडल कॉन्सेप्ट बन के रह गया था। यहाँ पे पॉलिटिक्स का एज इट इज कैरेक्टर क्या है, एज इट इज नेचर क्या है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉलिटिकल साइंस क्या है, मॉडर्न अप्रोचेस आपको वो बताती हैं। हम कौन कौन सी मॉडर्न अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले सोशियोलॉजिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। पॉलिटिक्स का स्कोप इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, पॉलिटिक्स का स्कोप इंक्रीज करने के लिए, उसका स्कोप बढ़ाने के लिए कुछ टाइम से कुछ राइटर्स कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी को भी पॉलिटिक्स के एरिया में लाना चाहिए। ठीक है ना, सोसाइटी का भी एक रोल रहता है पॉलिटिक्स में, इसीलिए सोसाइटी को भी इंक्लूड करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में, ताकि उसका स्कोप वाइड हो सके। सोसाइटी को इंक्लूड करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में हमें सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना जरूरी होगा। ठीक है ना, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशनशिप है, इसे एस्टैब्लिश करना, इसे बताना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तभी तो उसका स्कोप बढ़ सकेगा ना आगे, तभी तो हमें एक सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट मिलेगा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए। सोशियोलॉजिकल अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट है E.G. कैटलिन। ठीक है, बाकी एक्सपोनेंट्स हैं मैकाइवर, डेविड ईस्टन, मैक्स वेबर। मैकाइवर की स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, आई कैपिटल रहता है हमेशा। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने कहा सोशियोलॉजी एज द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो सोशियोलॉजी है, ठीक है ना, वो पॉलिटिक्स का एक बेसिस बनाती है, उसका बेस सेट करती है सोशियोलॉजी।
सोशियोलॉजिकल अप्रोच रिगार्ड्स द स्टेट मेनली एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो स्टेट को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मानती है, ठीक है. एंड सो इट बिलीव्स that social context is necessary for the understanding and explanation of political behavior of the members of community. इसीलिए अगर हमें किसी कम्युनिटी के मेंबर्स का पॉलिटिकल बिहेवियर समझना है, ठीक है ना, सो हमें अगर किसी कम्युनिटी के मेंबर्स का पॉलिटिकल बिहेवियर समझना है कि वो पॉलिटिकली क्या सोचते हैं, जो उनके लीडर्स हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, या उनके पॉलिटिकल एक्शंस कैसे होंगे, अगर हमें ये पता करना है तो हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से ही पता करना होगा. यानी हमारा व्यू पॉइंट सोशियोलॉजिकल होना चाहिए. सोशियोलॉजी हमें समाज के बारे में बता रही है और उसको हम समाज को राजनीति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच में. वेरी सिंपली यही मतलब है इसका. द एलिमेंट्स ऑफ किनशिप, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज and such other will have a clear cut impact over political structure and activities which are prevalent in any society. So ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की हैं, किनशिप, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोशियोलॉजी का ही तो पार्ट है ना. इनका अफेक्ट किस पर होगा? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज पर होगा जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, ठीक है ना. यानी सोसाइटी में जो भी, समाज में जो भी ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो किससे इम्पैक्ट होंगी, उन पर किसका असर पड़ेगा? किनशिप का असर पड़ेगा, रेस का असर पड़ेगा, रिलीजन का असर पड़ेगा, ठीक है ना. और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं तो रिलीजन का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उन पर, ठीक है ना. सो कैटलिन बिलीव्स दैट पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर इनसेपरेबल, यानी इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये इतनी ज्यादा इंटीमेटली कनेक्टेड है. सो सोशियोलॉजिकल अप्रोच पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने में आपकी हेल्प करती है एंड ना कि सिर्फ एक पार्ट को समझने में, ठीक है. इस अप्रोच में हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है सोशियोलॉजिकल अप्रोच काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है अपने नेचर में, ठीक है ना. इसका नेचर ही काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. सो सोशियोलॉजिकल अप्रोच एक वैल्यू फ्री अप्रोच है. अगर प्रैक्टिकल वे में हम लोगों का बिहेवियर समझना चाहते हैं, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर जानना चाहते हैं, तो हमें हमेशा एक ही इंस्टीट्यूशन को वैल्यू नहीं देनी चाहिए. इंस्टेड बाकी सारे एलिमेंट्स को भी जगह देनी चाहिए और उनकी भी स्टडी करनी चाहिए. सो कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना. कंट्रोल, जाहिर सी बात है, हमने काफी बार डिस्कस किया है, कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल साइंस में. ये बहुत बड़ा वेपन होता है पॉलिटिकल साइंस में, राइट, इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, इवन द पावर इनहेरेंट आर इंक्लूडेड. यानी कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? इंडिविजुअल और गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड रहती हैं पावर में, कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, कब क्या करेंगे, ये हमें कंट्रोल बताता है, ठीक है ना. कितना कौन कितना किसको कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट किस हद तक इंडिविजुअल को कंट्रोल कर पाएगी, इंडिविजुअल अपने एक्शन से कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली, ये सारी चीजें, इवन पावर, ठीक है ना, पावर तक, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं कंट्रोल के अंदर. सो कंट्रोल रियलिटी में क्या करता है? हकीकत में कंट्रोल का काम क्या रहता है? कंट्रोल दो म्यूचुअली अपोज्ड, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. मतलब कि दो कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोज्ड है. वो दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला है लिबर्टी, दूसरा है अथॉरिटी, ठीक है ना. यानी फ्रीडम और अथॉरिटी के बीच में ब्रिज का काम करता है कंट्रोल. सो दो ग्रुप है सोसाइटी में, अगर एक ग्रुप चाह रहा है कि उसे लिबर्टी मिले, उसे फ्रीडम मिले, लेकिन दूसरा ग्रुप चाह रहा है कि नहीं, हम ऑथोराइज्ड हैं, ठीक है ना, हमारे पास अथॉरिटी है, इसीलिए हम इन्हें ऑप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ दो अपोज्ड कॉन्सेप्ट आ गए ना यार. एक तो चाह रहे हैं कि हमें फ्रीडम मिले और दूसरे लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों को दबाओ क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है. इन्हीं के बीच में
ठीक है ना, इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कंट्रोल, ठीक है ना, कौन किसको कंट्रोल करेगा। बट यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किस तरह के कंट्रोल की बात की जा रही है? क्या ये वैसा कंट्रोल है जो मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस के पास रहता है? क्या ये वो वाला कंट्रोल है? नहीं, ये वो वाला कंट्रोल नहीं है। यहाँ सॉवरेंटी की बात हो रही है, ठीक है ना, जो कंट्रोल सॉवरेंटी से रिलेटेड है उसकी बात हो रही है, वो वाले कंट्रोल की बात हो रही है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहाँ पे ऐसा मत सोचने लगना कि पुलिस फोर्सेस के पास जो कंट्रोल है उसकी बात हो रही है, हथियारों से कंट्रोल करना है नॉल, नहीं, यहाँ पे सॉवरेंटी की बात हो रही है, संप्रभुता की बात हो रही है। यानी स्टेट अपने इंडिविजुअल्स को या अपने सिटीजन्स को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कैसे अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करता है और कैसे सिटीजन्स लिबर्टी मांगते हैं। एक तरह से ऐसे समझ लो, कंट्रोल की इस सेंस में बात हो रही है। कंट्रोल हियर इज रिलेटेड टू सॉवरेंटी, ठीक है। बट और भी काफी ज्यादा फैक्टर्स रहते हैं यार, अगर आपको पॉलिटिकल रिलेशन समझना है तो, ठीक है ना, सिर्फ कंट्रोल ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आप पॉलिटिकल रिलेशंस का पता कर सकते हो, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको समझना जरूरी होता है। कैटलिन ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए, उसका स्कोप इंक्रीज करने के लिए हमें सोशियोलॉजिकल अप्रोच की हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या इंक्लूड करती है? स्टडी ऑफ द स्टेट एंड स्टडी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। यानी स्टेट के बारे में तो हमें बताएगी ही, और जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी बताएगी ये अप्रोच। सो अब हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच के मेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। सोसाइटी की जो जनरल थ्योरी है उससे ये पॉलिटिकल इश्यूज को लिंक करके हमें बताती है, ठीक है ना, जनरली सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही हैं और पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, उनसे लिंक करके हमें ये चीजें समझाती है। सोसाइटी में जो भी छोटे से छोटे पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनकी डिटेल्स हमें देती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है ना, चाहे वो जितने भी छोटे, ठीक है ना, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनकी डिटेल हमें देती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो कि सोसाइटी में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को आप एनालाइज कर रहे हो तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सो रिलेशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर को ये साथ में पढ़ती है, ठीक है ना, टोटलिटी में पढ़ती है, अलग अलग करके इन दो चीजों को वो नहीं देखती है। ये अप्रोच रिलेशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को साथ में डील करती है एंड ना कि अलग अलग। सो ये सारे मेरिट्स सोशियोलॉजिकल अप्रोच के हमें कैटलिन ने दिए हैं, ठीक है ना। सो जब आप सोसाइटी में चल रहे रिलेशंस को और सोशल स्ट्रक्चर को साथ में पढ़ते हो तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, अलग अलग पढ़ोगे तो वो इतना इजी नहीं रह जाता है। इसीलिए सोशियोलॉजिकल अप्रोच सोसाइटी में चल रहे रिलेशंस को और सोशल स्ट्रक्चर्स को साथ में पढ़ाती है या साथ में उसे रीड करती है, जिसकी वजह से वो इजी हो जाता है समझना। अगर सोसाइटी को पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड करके नहीं रीड किया गया तो पता है क्या होगा? इसकी वजह से एक तो रीसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उससे आप पीछे हट जाओगे, दूसरा ये होगा जो पॉलिटिकल इवेंट सोसाइटी में हो रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सोसाइटी के बारे में तो रीड कर ही नहीं रहे हो। इसीलिए सोसाइटी को इंक्लूड किया गया है पॉलिटिकल साइंस के एरेना में, ताकि हमें जो सोसाइटी में पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं एक तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और दूसरा कि हम प्रेजेंट ट्रेंड को फॉलो कर सके। अब हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच के डीमेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात तो साफ है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहीं से भी नैरो नहीं है, ठीक है ना। हमने जितना कुछ देखा कि ये स्टेट को इंक्लूड करती है, रिलेशंस को इंक्लूड करती है, सोशल स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करती है, तो किसी भी एंगल से सोशियोलॉजिकल अप्रोच नैरो नहीं है। बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, हद से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ये अप्रोच। इस अप्रोच ने इतनी सारी चीजें खुद में इंक्लूड कर ली हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में बात करती है कि स्टेट के बारे में बहुत कम चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है ना। स्टेट एक तरीके से ढक जाता है या छुप जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है,
सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है, जिस वजह से स्टेट नेग्लेक्ट हो रहा है या स्टेट इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। बट हमारा फोकस क्या है अप्रोचेस को पढ़ने का, कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो स्टेट की हम बता सकें। बट यहाँ पे तो स्टेट ही बैकग्राउंड में चला गया, स्टेट ही छुप गया, तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच फेल हो जाती है, ठीक है ना, बुरी तरीके से वो फेल हो जाती है। इसी वजह से ये अप्रोच बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। सो कैटलिन ने यहाँ गलती क्या की है? कैटलिन ने ये गलती की है कि देयर इज वेल एस्टैब्लिश्ड डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ऑब्वियसली ये हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस को हर डिसिप्लिन से डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में डिफरेंस है, लेकिन कैटलिन ने इसको डिसअप्रूव कर दिया और दोनों को मिला के क्रिएट कर दी सोशियोलॉजिकल अप्रोच, विच इज रॉन्ग। और ये क्रिटिक्स ने बहुत वेहीमेंटली क्रिटिसाइज किया इस चीज को। सोशियोलॉजिकल अप्रोच ने बहुत ज्यादा कंट्रोल को एम्फेसाइज किया है, बिल्कुल हमने प्रीवियसली पढ़ा भी और आपने देखा भी, कंट्रोल की कुछ ज्यादा ही बात करती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है ना। बट क्या स्टेट में सिर्फ कंट्रोल ही रहता है और कुछ नहीं रहता है? और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो सोशियोलॉजी उन फैक्टर्स को थोड़ी हद तक इग्नोर कर देती है, ठीक है ना, और सिर्फ कंट्रोल के बारे में ही बताती है। और अगर कंट्रोल को आप एक्सेप्ट कर लो तो एक और चीज यहां पे आ जाती है, अगर कंट्रोल हम किसी को कर रहे हैं तो कोई होना भी तो चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। कौन कंट्रोल किसको करेगा, ये चीज तो कैटलिन ने बताई नहीं है कि हाँ ये ग्रुप इसको कंट्रोल करेगा, वो चीज उसको कंट्रोल करेगी। इसकी बात कैटलिन ने नहीं की है, सिर्फ कंट्रोल की बात की है, तो ये रॉन्ग है, ये इनकम्प्लीट चीज है। सो सोशियोलॉजिकल अप्रोच पूरी तरीके से तो बेकार नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इफ द गोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर पॉलिटिकल साइंस का ये गोल है कि उसे कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस क्यों हो रही हैं, ठीक है ना, तो सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की हेल्प कर सकती है उन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे का रीजन समझने में, ठीक है ना, कि ऐसी टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आई, क्या कॉजेस थे उन कॉन्फ्लिक्ट्स के। एक तो सोशियोलॉजी हमें ये बताती कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है, साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह से सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की हेल्प कर सकती है, ठीक है ना, टेंशंस को समझने में, उनके कॉजेस समझने में एंड उसका सॉल्यूशन निकालने में। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसीलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर मत करना जो जो मैंने वहाँ पे लिखा है, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोचेज में सबसे नया और नोवेल ट्रेंड जो था वो बिहेवियरल अप्रोच ही था। बिहेवियरल अप्रोच इज बेसिकली अ टिपिकल मॉडर्न अप्रोच, और जाहिर सी बात है ये क्यों निकल कर आई, बिकॉज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोचेस। बिहेवियरल अप्रोच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। इसने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स भी हमारे सामने लाके रखे हैं। गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बीच इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार, ठीक है ना, और ये आई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सो गाइज, हर इंसान ना बिहेवियरलिस्ट होता है। बिहेवियरलिस्ट का मतलब है कि वो दूसरे को देखता है और उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सारे अलग अलग तरह के बिहेवियर्स हैं। बट आज जो हम बिहेवियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस बिहेवियर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो बिहेवियर रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से। बिहेवियरल अप्रोच एक वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली बिकॉज हम मॉडर्न अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिएगा, बिहेवियरलिज्म इज अ थॉट, ठीक है, और अप्रोच बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी ये अप्रोच एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है पॉलिटिकल एरेना में, ठीक है ना, यानी पॉलिटिकल फील्ड में इंसान का क्या बिहेवियर रहता है उसे ऑब्जर्व करती है क्लोजली। बिहेवियरल अप्रोच। The central point of the behavioral approach is the study of motives, feelings, beliefs, actions, objectives and attitudes of the individuals, ठीक है ना। यानी जो सेंट्रल या मेन पॉइंट है या फोकस क्या है बिहेवियरल अप्रोच का, वो फोकस ये है कि ये मोटिव्स, फीलिंग्स, ठीक है ना,
एक्शंस क्या है इंडिविजुअल्स के या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हें समझने में हमारी मदद करती है। पूरा इंडिविजुअल की थिंकिंग क्या है उसको समझने में हेल्प करती है ये अप्रोच। सो अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने बिहेवियरलिज्म को अपने अपने तरीके से समझा है और समझाया है, ठीक है ना। कोई भी एक व्यू नहीं है बिहेवियरलिज्म का, अलग अलग व्यूज निकल कर आए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि बिहेवियरलिज्म हमारी हेल्प करता है इंडिविजुअल को अलग समझने में, जब इंडिविजुअल अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशंस में होता है, ठीक है ना। जब आप इंडिविजुअल्स को अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशंस में रखते हो तो बिहेवियरलिज्म हमें उनकी मेंटालिटी समझने में हेल्प करता है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना ये है। कुछ का मानना है कि बिहेवियरलिज्म हमें वोटर्स का बिहेवियर समझने में और वोटिंग पैटर्न समझने में हेल्प करता है। मैंने क्या कहा? वोटिंग पैटर्न एंड बिहेवियर ऑफ वोटर्स को समझने में हेल्प करता है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का मानना है कि नहीं, ये सिर्फ वोटिंग पैटर्न या वोटिंग बिहेवियर से ही नहीं डील करती, बल्कि ऑल टुगेदर पूरे पॉलिटिकल बिहेवियर से डील करती है। यानी इंसान का जो पूरा पॉलिटिकल बिहेवियर है उसके बारे में हमें बताती है, ना कि सिर्फ वोटिंग पैटर्न के बारे में। एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच। सारी मॉडर्न अप्रोचेस में से और भी ज्यादा ये मॉडर्न है, टिपिकल मॉडर्न अप्रोच है ये, ठीक है ना। सो रॉबर्ट ए डाल का कहना है कि बिहेवियरल अप्रोच हमारी हेल्प करती है इंडिविजुअल्स का बिहेवियर समझने में विद इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहकर इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बाहर रहकर उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, विदाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों तरीकों से या इन दोनों सिचुएशंस में बिहेवियरल अप्रोच हमारी हेल्प करती है इंडिविजुअल का बिहेवियर समझने में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी और उसके बाहर भी, ठीक है। नियरली ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स एनालाइज इंस्टीट्यूशंस एंड अवॉइड द एनालिसिस ऑफ मैन, ठीक है ना। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनका काम क्या रहता है? वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की तो बात करते हैं, ठीक है ना। वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते हैं कि अच्छा इस इंस्टीट्यूशन की, इस ऑर्गेनाइजेशन की ये वर्किंग है, इससे हमको वोटर्स के बारे में पता चल जाएगा। अरे नहीं, आपको जो वोटर्स हैं उनका बिहेवियर भी पता लगाना होगा, ठीक है ना। वही बिहेवियरल अप्रोच कर रही है। वो क्या कह रही है? सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर अटक के मत रहो, ह्यूमन बिहेवियर को भी एनालाइज करो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इग्नोर नहीं करना है। सो बिहेवियरल अप्रोच ने क्या कहा? बिहेवियरल अप्रोच ने कहा कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च, बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च क्या होता है कि हमारा मतलब कि बेसिस क्या है रिसर्च का, किस बेस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स होंगे बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च, तभी तो हम अच्छे से उनका बिहेवियर पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो अच्छे से कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे, है ना। तो यही कहा बिहेवियरल अप्रोच ने कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए बल्कि इंडिविजुअल्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिहेवियरल अप्रोच बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है। इसके साइंटिफिक नेचर की वजह से ये अप्रोच कहती है कि डेटा को स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स आप लोग समझ रहे हो, बार ग्राफ बना के एंड ऑल, उस वे में इसको डेटा को एक्सप्लेन करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, ठीक है। सो गाइस लेट्स मूव अहेड। अब हम बिहेवियरलिज्म के बेसिक टेनेट्स या बेसिक गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाय डेविड ईस्टन। ये सारे जो बेसिक गोल्स है ये डेविड ईस्टन ने हमें दिए हैं। ईस्टन का मानना है, ठीक है ना, ईस्टन ऐसा कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर में कुछ यूनिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक है ना, कुछ डिस्कवरेबल यूनिफॉर्मिटीज होती है। यानी इंडिविजुअल्स कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि रिपीटेटिव होती हैं, यानी कि वो चीजें हम सब कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है वो चीजें, हम सब कर रहे हैं वो चीजें पॉलिटिकली, ठीक है। अगर इन चीजों को आप डिस्कवर कर लो, ठीक है ना,
तो इनको थ्योरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको थ्योरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली, और इन थ्योरीज की हेल्प से हम पॉलिटिकल फिनोमेना को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी सारे इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ ऐसी कॉमन चीजें रहती हैं जिनको डिस्कवर करके कुछ थ्योरीज बनाई जा सकती हैं, और उन थ्योरीज की हेल्प से हम सबका पॉलिटिकल बिहेवियर समझा जा सकता है। इसी को रेगुलरिटीज कहा गया है। ठीक है, सो अब हमने थ्योरी तो बना ली, ठीक है ना, हमने वो यूनिफॉर्मिटी पकड़ी, हमने वो कॉमन चीज देखी लोगों में और हमने एक थ्योरी बना ली। बट वो थ्योरी वेरीफाई हो सके ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। द थ्योरी मस्ट बी केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, या वो थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो टेस्ट की जा सके। ऐसी भी थ्योरी नहीं है कि भैया उसे टेस्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा डेटा है जो उसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में देख ही नहीं सकते, नहीं, वो थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो टेस्ट की जा सके, ठीक है ना, वेरिफिकेशन जिसका पॉसिबल हो। जब तक उसे वेरीफाई नहीं करोगे अच्छे से, तब तक कैसे समझ में आएगा लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर। वो थ्योरी गलत भी तो हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है वो सही हो, आखिर थ्योरी ही है, इसीलिए वो टेस्ट की जा सके ऐसी होनी चाहिए थ्योरी, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो सही है या गलत है डेटा। ओके, सो लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए या डेटा लेने के लिए हमने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, ठीक है ना, कौन सी टेक्निक, ऑब्जर्विंग टेक्निक का यूज किया है, रिकॉर्डिंग कैसे की है, एनालाइज कैसे किया है पॉलिटिकल बिहेवियर को। तो इन सब चीजों के लिए जो भी टेक्निक का यूज हुआ है वो टेक्निक सही होनी चाहिए, ठीक है ना, वो सेल्फ एग्जामिन्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्निक उठा के अब डेटा अक्वायर कर रहे हो और इंटरप्रेट कर रहे हो, नहीं, करेक्ट टेक्निक का यूज होना चाहिए ताकि डेटा भी करेक्ट निकल कर आए। सो जो डेटा निकला है इट मस्ट बी केपेबल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, जो भी डेटा आप लेकर आए हो, जो भी कलेक्शन हुआ है डेटा का, उसे मेजर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कह दिया इस पार्टी को इतने लोग सपोर्ट करते हैं या बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब कितने, कोई डेटा, एक्यूरेट डेटा तो नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए ऐसा डेटा हो कि जिसे मेजर किया जा सके, है ना, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमें दिया जा सके। उस डेटा की एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल होनी जरूरी है। सो रिसर्च हमारी या जो डेटा निकल कर आएगा इट मस्ट बी वैल्यू फ्री, ठीक है ना, उसमें वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, एथिकल या मोरल वैल्यूज ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसे वैल्यू फ्री रखना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियरलिस्ट्स, इसीलिए एथिकल या मोरल वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत नहीं है एम्पेरिकल मेथड्स में, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ फैक्ट लेडन चीज है, फैक्ट लेडन चीज में आप वैल्यू क्यों डाल रहे हो, है ना, इन दो चीजों को अलग रखना चाहिए। सो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड नहीं है, हमने देखा था बाकी सारी अप्रोचेस स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड थी, लोगों के अपने अपने व्यूज थे, लेकिन ये अप्रोचेस जो होती हैं ये स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड नहीं है, आइडियल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है, मनगढ़ंत बातों पर बेस्ड नहीं है, इंस्टेड ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, ठीक है ना, और प्रिडिक्शन पर बेस्ड है, एनालिटिकल रीजनिंग पर बेस्ड है या साइंटिफिक रीजनिंग पर बेस्ड है, यानी ये लोग डेटा को पढ़ के मेजर करके आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताते हैं, एनालाइज करते हैं प्रॉपरली साइंटिफिक वे में, ठीक है ना, इसीलिए हर चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वो जो डेटा लेकर आया गया है वो पूरा सिस्टमैटिक ढंग से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए सिस्टमैटाइजेशन। सो जब हमें लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर समझ में आएगा तभी हम इस नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे सोसाइटी में चल रही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, दिस इज प्योर साइंस। सो गाइज अब हम लास्ट टेनेट डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का। डेविड ईस्टन मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक तरह की सोशल साइंस है। एक तरह से पॉलिटिकल साइंस को बाकी सोशल साइंसेस से इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, ताकि हमें ह्यूमन बिहेवियर और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। बिकॉज अगर आप एक इंसान को उसके इकोनॉमिक और कल्चरल एनवायरनमेंट से अलग कर दोगे तो उसका पॉलिटिकल बिहेवियर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सारी चीजें साथ में ऑपरेट करती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं। इसीलिए
हमें इसको साथ में लेके चलना है, बाकी सोशल साइंसेस को इंटीग्रेट करके समझना होगा पॉलिटिकल साइंस के साथ, तभी हमें ह्यूमन बिहेवियर अच्छे से समझ में आएगा और तभी हम उनका पॉलिटिकल बिहेवियर भी समझ पाएंगे, जब हमें उनका इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बिहेवियर पता होगा तो। सो गाइस, अब हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच का। पहला मेरिट यही है कि यार ये पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च को और ज़्यादा साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक मैनर में कंडक्ट करने में हेल्प करती है, यानी पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना और ज़्यादा साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक हो चुका है बिकॉज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। सो बिहेवियरल अप्रोच ने ट्रेडिशनल अप्रोचेस की सारी शॉर्टकमिंग्स हटा दी हैं, यानी जो डीमेरिट्स थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की वजह से, अब वो हट चुकी हैं और अप्रोचेस और ज़्यादा डायनामिक हो चुकी हैं, ठीक है ना, चेंजेस के साथ साथ बदल रही हैं और अप्रोचेस काफ़ी ज़्यादा न्यू हैं। बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं बिहेवियरल अप्रोच ने। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस फ्री हो जाती है आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स से, ठीक है, स्पेक्यूलेशन नहीं होता है, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं होती है, इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस का शेप एंड फॉर्म काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है, हाइपोथेटिकल चीज़ें हट जाती हैं इसमें से, ठीक है ना। दिस अप्रोच इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, यानी बाकी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इन सारी चीज़ों को ये इग्नोर नहीं करती है। ये अप्रोच कहती है नहीं, इन सबको इंटीग्रेट करके पढ़ो पॉलिटिकल साइंस से, तभी अच्छे से पॉलिटिकल बिहेवियर समझ में आएगा ह्यूमंस का, ठीक है ना। सो बिहेवियरल अप्रोच कहती है कि इंडिविजुअल्स को स्टडी करो, ना कि इंस्टीट्यूशंस को, है ना। इंडिविजुअल्स को ये बेस मानती है फॉर द स्टडी और कहती है उनके इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स, उनके ग्रुप्स को भी स्टडी करो, जिस जिस ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं उनको भी स्टडी करो, तभी तुमको उनका पॉलिटिकल बिहेवियर समझ में आएगा। डीमेरिट्स क्या है बिहेवियरल अप्रोच के? पहला डीमेरिट यही है यार कि ये फॉल्स थ्योरी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड है। ये सिर्फ ऐसा मानते कि फैक्ट्स आर रियल, बट ऐसा नहीं है। कुछ यूनिवर्सल नॉर्म्स हैं, कुछ, ठीक है ना, ऐसे यूनिवर्सल नॉर्म्स हैं वो भी सही हैं, है ना। सिर्फ फैक्ट्स ही तो सही नहीं हो सकते हर बार, इसीलिए एक फॉल्स थ्योरी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड है। वैल्यूज भी सही होती हैं, हर बार फैक्ट्स ही सही नहीं हो सकते। बिहेवियरल अप्रोच का मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस एंड कंफ्यूजिंग है। मतलब क्यों? क्योंकि बिहेवियरलिस्ट जो हैं, अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, उनका एक व्यू है ही नहीं, अलग अलग व्यूज़ हैं रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। हमने डिस्कस भी किया कि बिहेवियरलिज्म के कितने अलग अलग व्यूज़ हैं, क्या क्या व्यूज़ हैं। कोई मानता है वो वोटिंग पैटर्न हमें बताता है, वोटिंग बिहेवियर बताता है, तो कोई कुछ और कह रहा है ना। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, बिहेवियरलिज्म का मीनिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है या वो कैसे भी रिसर्च आप कर रहे हो, कितने भी साइंटिफिक मैनर में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक एलिमेंट ऑफ जजमेंट आ ही जाएगा। आप खुद का ओपिनियन कहीं ना कहीं डाल ही दोगे। तो जिस तरह से बिहेवियरल अप्रोच बोल लिए नहीं, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, द रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ जजमेंट आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो छोटे से छोटे फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही। इसलिए कोई भी स्टडी पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं हो सकती। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन, बिकॉज यार इंसान देखो चेंज होता रहता है, ठीक है ना, उसका माइंड बदलता है। तो इंसान कोई लेबोरेटरी तो है नहीं, ठीक है ना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जिसे आप लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंसान का पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो पूरी तरीके से उसे प्रिडिक्ट कर लेना ये भी पॉसिबल नहीं है। सो जिस तरह से ये अप्रोच दावे ठोकती है कि हम उसको एक्यूरेट डेटा दे सकते हैं, हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मे भी कुछ सिंपल सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करने में ये अप्रोच आपकी हेल्प कर दे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक चीज़ें रहती हैं, डायनामिक सिचुएशंस रहती हैं, उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं कर पाएगी। सो ये अप्रोच कहती है सिर्फ उन एस्पेक्ट्स को पॉलिटिकल लाइफ के स्टडी करना चाहिए जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा नैरो करती है। अब सिर्फ वही चीज़ें तो नहीं स्टडी करोगे ना जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स यार जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी एक तरीके से इग्नोर कर रही है और पॉलिटिकल साइंस का स्कोप छोटा कर रही है।
सो बिहेवियरल अप्रोच इतनी ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, इतनी ज़्यादा साइंटिफिक और एम्पेरिकल अप्रोच है कि ये मोरल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देती है. सो पॉलिटिकल साइंस इज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस, बट बिहेवियरल अप्रोच कह रही है कि पॉलिटिकल साइंस को इंटीग्रेट कर दो या मिला दो या मिक्स कर दो बाकी सोशल साइंसेस के साथ. इससे क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टेटस ही काफ़ी गिर जाएगा. कोई भी स्टडी पूरी तरीके से वैल्यू फ्री नहीं हो सकती है, ठीक है ना. नॉर्मेटिविज्म कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली. नॉर्म्स को पूरी तरीके से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू का वहां पे अंश आ ही जाएगा. इसीलिए कोई भी स्टडी नॉर्मेटिविज्म से फ्री नहीं हो सकती है. सो सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच का यूज करके आप पॉलिटिकल बिहेवियर लोगों का फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. इस अप्रोच को बाकी सारी अप्रोचेस के साथ इंटीग्रेट करके ही इसका यूज किया जा सकता है और करेक्ट डेटा ड्रॉ कर सकते हो. सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच वॉज अ शार्प रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरल अप्रोच. ठीक है ना, ये बहुत ही शार्प रिएक्शन था अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरल अप्रोच. बिहेवियरल अप्रोच के बाद एक रेवोल्यूशन आया जिसे कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं. सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आई बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, डायरेक्शनलेसनेस एंड गोललेसनेस ऑफ बिहेवियरलिज्म. ठीक है ना, बिहेवियरलिज्म जो था यार उसका कोई एक एक्चुअल गोल नहीं था, ठीक है ना, उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं था. इसी वजह से पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आई. इस अप्रोच ने बिहेवियरलिज्म के कुछ मेरिट्स उठाए, ठीक है, जो उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो उठाए और उनको अप्लाई किया प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में. सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच ने कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाए बिहेवियरल अप्रोच से एंड उनको अप्लाई कर दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए. पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच बिहेवियरल साइंटिस्ट से कहती है कि आपको प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड चैलेंजेस को सोशली स्टडी करना चाहिए एंड उनके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए. जो रिसर्च है पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की या बिहेवियरल साइंटिस्ट्स की, वो रेलेवेंट होनी चाहिए सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग. यानी जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिसर्च होनी चाहिए. इसीलिए ऐसा कहा जाता है रेलेवेंस एंड एक्शन वर द ट्विन स्लोगन्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म. यानी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के जो दो स्लोगन्स हैं वो यही है, रेलेवेंस एंड एक्शन. यानी अब रेलेवेंट चीजें, ठीक है ना, जो जरूरी चीजें जिसकी नीड है उसी को रिसर्च करो, उसी पे काम करो एंड उसी पे एक्शन लेकर आओ. ठीक है ना, उन्हीं को एक्शन में लेके आओ ताकि जो प्रॉब्लम्स प्रिवेलेंट है वो सॉल्व हो सके. पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि साइंटिस्ट्स का काम, ये ठीक है ना, बिहेवियरल साइंटिस्ट का काम होना चाहिए सोसाइटी को सेफगार्ड करना, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज को सेफगार्ड करना. उनको वैल्यू फ्री या न्यूट्रल स्टडी इस सब को छोड़ के अपना टारगेट बनाना चाहिए कि हमें ह्यूमन वैल्यूज को सेफगार्ड करना है, उन्हें बचाना है. सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच दो चीजों को इंपॉर्टेंस देती है, रेलेवेंस एंड एक्शन. सो गाइज जो भी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के अंडर में इवॉल्व हुए हैं या आए हैं, उनके ये सारे फीचर्स हैं. सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि फैक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रिसर्च में एंड ना कि टेक्निक को. ठीक है ना, ऐसा हो सकता है आपकी टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, बट जो आपने फाइंड आउट किया है वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही है सोसाइटी की, तो वो टेक्निक का कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना, कोई भी रिसर्च टेक्निकल व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका टेक्निकल एरिया बहुत स्ट्रांग है, बट वो सोसाइटी की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उस रिसर्च का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है. सीधी सी बात है, आपकी रिसर्च सोशली यूजफुल हो, सोशली रेलेवेंट हो. ये रेलेवेंट और एक्शन वाली चीजों को याद रखना यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात होती है, रेलेवेंस एंड एक्शन. ठीक है ना, इसीलिए आपकी रिसर्च सोशली रेलेवेंट होना जरूरी है, सोसाइटी के काम आना जरूरी है, भले ही आपने कोई भी टेक्निक अप्लाई की हो. सो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच कहती कि बिहेवियरलिज्म बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स पे फोकस करता था. यानी वो वाले फैक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है, जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो. ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है उस अप्रोच ने, लेकिन रियलिटी से भटक गई है. ठीक है, बिहेवियरलिज्म एक तरीके से रियलिटी से भटक गया था, यही कहना है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का.
हमें जो सॉल्यूशन निकालना है सोशल प्रॉब्लम्स का, इसके लिए हमें रियलिटी से लगकर रहना होगा, ठीक है ना। रियलिटी से हटकर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते सोशल प्रॉब्लम्स का। पोस्ट बिहेवियरलिज्म यार वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी कॉन्सेप्ट वैल्यू फ्री नहीं हो सकता है, इसीलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट नहीं है। वो इंपॉर्टेंस देता है वैल्यू को, ठीक है ना, पूरी तरीके से वैल्यूज को एलिमिनेट नहीं करता है। वैल्यूज के बिना पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज को यूटिलाइज करना है सही वे में, तो आपको वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। विदाउट वैल्यूज नॉलेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहता है जो नॉलेज एक बिहेवियरल साइंटिस्ट ने अक्वायर की है, अब वो उस नॉलेज को रख नहीं सकता है अपने पास ऐसे ही, ठीक है ना। उस नॉलेज को अप्लाई भी करना है, बिकॉज अगर वो नॉलेज अप्लाई नहीं हुई तो उस नॉलेज का करेक्ट यूज हुआ ही नहीं। एक तरीके से देखो तो अगर आपने नॉलेज अक्वायर कर ली और उसे अपने पास रखा तो उसका क्या हुआ। उसे शेयर करना है, उसे अप्लाई करना है हमें। अगर हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए सोशल आइडल्स अचीव करने के लिए, ठीक है ना, जो सोसाइटी के आइडियल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें उस नॉलेज को अप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसीलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहता है पॉलिटिकल साइंस मस्ट हैव इसेंशियली डायरेक्ट रिलेशन विद सोशल आइडियल्स, ठीक है। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने नए मॉडल्स एस्टैब्लिश किए हैं पॉलिटिकल साइंस के। एक तरह से आप कह सकते हो ये रिएक्शन नहीं है अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म, इंस्टेड ये एक तरह का रिफॉर्म है बिहेवियरलिज्म में। एक तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की अचीवमेंट है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। सो हम ऐसा कह सकते हैं बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों ने ही बहुत यूनिक चेंजेस लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस में। इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आए हैं, बेसिक चेंजेस एंड सिंपल चेंजेस लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस में। So, search for pure knowledge and theory, interest in social changes for solving social problems, action for problem solving, search for applied knowledge and practice, etc. ये सारे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस के, ठीक है। ये मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस बता रही थी बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस के। सो यार अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, वो है बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस। यहाँ पे मैंने आपको टेबल दे दी है, प्लीज एक बार रीड कर लेना, कुछ नहीं तो एक बार रीड ही कर लेना, आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। ये बहुत यार ज्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सो गाइज लेट्स वाइंड अप दिस टॉपिक टुडे। सो गाइज कोई भी अप्रोच परफेक्ट नहीं है। अगर आप देखो सभी अप्रोचेस के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, चाहे वो बिहेवियरल अप्रोच ही क्यों ना हो या पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। सारी अप्रोचेस, जितनी भी अप्रोचेस ट्रेडिशनल मॉडर्न हमने डिस्कस की, सभी के कुछ ना कुछ कमियां हैं सब में, ठीक है ना। कोई भी अप्रोच परफेक्ट नहीं है एंड कोई भी अप्रोच सफिशिएंट भी नहीं है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, सभी को सॉल्व करने के लिए अप्रोचेस पूरी नहीं पड़ेंगी। कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं है जो खुद में सफिशिएंट हो या खुद में कंप्लीट हो। इसीलिए हमें कॉम्बिनेशंस यूज करने होंगे डिफरेंट अप्रोचेस के टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। एक अप्रोच की हेल्प से हम पूरी जीत जाएंगे जंग, ऐसा नहीं है। हमें सारी अप्रोचेस को मिला के चलना होगा, कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे एंड उन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। भाई मैंने बिहेवियरल अप्रोच के कुछ मेरिट्स ले लिए, ठीक है ना, और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के कुछ मेरिट्स ले लिए, और तब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक अप्रोच को पकड़ कर बैठ जाऊं कि नहीं भाई हमें तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच से ही करना है। ऐसे चीजें सॉल्व नहीं होंगी, हमें कॉम्बिनेशंस यूज करने होंगे। सो हम कह सकते हैं every approach is complementary and supplementary to each other, ठीक है ना। all the approaches are complementary and supplementary to each other. so political science को सभी approaches का support चाहिए, ना कि सिर्फ एक approach का। सो आई होप गाइज जो भी हमने आज डिस्कस किया, जो भी हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट है यार प्लीज बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
So thank you for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.